महाकवि भूषण शिवा शौर्य। प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में महाकवि भूषण द्वारा रचित काव्य ग्रंथ शिवा बावनी से शिवा शौर्य शीर्षक पद्यांश आपके काव्य भाग में संकलित है। इस पद्यांश में कुल 5 छंद हैं। इसके प्रथम भाग के अंतर्गत हम प्रारंभिक 2 छंद को आपको पढ़ाएंगे, इसका अर्थ और व्याख्या सिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं शिवा शौर्य की तरफ। सबसे पहले इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भूषण ग्रंथावली के शिवा शौर्य शीर्षक पद्य भाग या पद्यांश से अवतरित है। इसके रचयिता रीतिकाल के श्रेष्ठ राष्ट्रवादी एवं वीर रस कवि महाकवि भूषण जी हैं। पहला छंद मनहरण कवित्व है। इसको स्पष्ट रूप से उच्चारण किया जाता है और कुछ तेजी से पढ़ा जाता है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगते जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत छंद में महाकवि भूषण शिवाजी की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय का दृश्य वर्णन करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे महाराज शिवाजी की सेना सामने युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही हो और वह दृश्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा हो। महाकवि भूषण लिखते हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। साज चतुरंग, महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, ये चतुरंगिणी सेना क्या है? रथ सेना, हाथी सेना, अश्व सेना और पैदल सेना। इस चतुरंगिणी सेना को महाराज शिवाजी सजाकर तथा सैन अंग में उमंग धारी, अपने सेना के इन चारों अंगों में उमंग अर्थात उत्साह धारण करवा के सरजा उपाधिधारी शिवाजी, सरजा शिवाजी की उपाधि थी, सरजा उपाधिधारी शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना अर्थात हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इस चतुरंगिणी सेना को सजाकर अपने सेना के इन चारों अंगों को उत्साह से भरकर उत्साह धारण करवा के सरजा उपाधिधारी शिवाजी युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में महाकवि भूषण वर्णित करते हैं या वर्णन करते हैं कि नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। प्रिय छात्रों, हाथी की सेना में उत्साह भरने के लिए, हाथियों को मस्त करने के लिए उस समय बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे। उस बड़े नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर हाथी मस्त हो जाया करते थे और उनके कान के पास एक छोटा सा छिद्र होता था और उस छिद्र से एक विशेष प्रकार का रस बहने लगता था जिसे मद कहा जाता था, मद रस। और जब मद का रस बहने लगता था हाथियों की कनपटी से, तो ये माना जाता था कि हाथी अब मस्त हो गए हैं, अब ये सामने वाली सेना को कुचलते चले जाएंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। तो वही वर्णन यहाँ पर महाकवि भूषण कर रहे हैं कि नाद बिहद नगारन के, बिहद अर्थात बड़े बड़े, नगारन अर्थात नगाड़ों के बजाए जाने से जो नाद हो रहा है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस ध्वनि को सुनकर हाथियों की सेना इतनी मदमस्त हो गई है
गैबरन का अर्थ यहाँ पर हाथी है। गैबरन हाथियों की सेना इतनी मदमस्त हो गई है कि उनके कनपटी भाग से बहने वाले मद रस से ऐसे लगता है कि जैसे नदी और नाले निकल रहे हों, या उनका मदरस बह बहकर नदी और नालों में रलत है, अर्थात मिलता हुआ चला जा रहा है। हाथियों की सेना इतनी मदमस्त हो गई है कि ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। खलक का अर्थ होता है संसार, गैल गैल अर्थात संसार की प्रत्येक गली में चारों तरफ। ऐल फैल का अर्थ है फैल फैल कर। खैल भैल अर्थात खलबली मचाते हुए। गजन अर्थात हाथियां। थैल पैल आपसी धक्का मुक्की से। सैल अर्थात शिलाखंड उसलत अर्थात उखड़ जा रहे हैं। हाथियों की सेना इतनी मदमस्त हो गई है, बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज को सुनकर उनके कनपटी से बहने वाले मद की मात्रा इतनी अधिक हो रही है, मानो वे मद बह बहकर नदी नालों में मिलते जा रहे हैं। हाथियों की सेना इतनी मदमस्त हो गई है कि मानो वह चारों तरफ खलबली मचाते हुए, कोलाहल करते हुए संसार के प्रत्येक गली में ऐल फैल 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 कर चारों तरफ कोलाहल मचाकर अपनी ध्वनि से सबको व्याकुल किए दे रहे हैं, या सबको भयभीत किए दे रहे हैं। और हाथियों की सेना के आपसी ठैल पैल से, गजन की ठैल पैल, हाथियों की सेना के आपसी ठैल पैल से, आपसी धक्का मुक्की से बड़े बड़े शिलाखंड या बड़े बड़े पर्वत या पहाड़ भी अपने स्थान से उखड़ते हुए से महसूस हो रहे हैं या उखड़ जा रहे हैं। ऐसे में तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। तरणी का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों सूर्य। आपने पढ़ा होगा तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो तरणी का अर्थ है यहाँ पर सूर्य। तो तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम। धारा माने धरती और धूर का अर्थ है धूल। तो सेना के चलने से जो धूल उड़ रही है, वो धूल के गुबार, धूल के बादल इतने अधिक हैं कि सूर्य भी उस धूल के मध्य में से तारे जैसा मंद मंद चमकता हुआ छोटा सा महसूस हो रहा था। लगत जिमी, जिमी मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि सेना के चलने से उड़ती हुई धूल की विपुल राशि के कारण सूर्य भी तारे जैसा मंद चमकता हुआ तथा छोटा सा टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। पारावार का अर्थ होता है समुद्र, और पारा एक विशेष प्रकार की धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। उसको अगर रख दिया जाए तो पानी की तरह फैलती नहीं, बल्कि एक स्थान पर वो पड़ी रहती है। तो वहां पर कवि यह कल्पना कर रहा है कि सेना के भार से, सेना के आपसी धमक से पृथ्वी भी मानो कंपायमान हो उठती है, और कि पृथ्वी के कंपायमान हो उठने से समुद्र जो है, पारावार जो है, वो भी थाल पर रखे हुए पारे की बूंद के समान हलत है, हिलता हुआ महसूस हो रहा है। तो संपूर्ण छंद का एक बार फिर से आप लोग अर्थ देख लें कि महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को, सरजा उपाध्यायी महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर तथा सेना के चारों अंगों में उत्साह धारण करवा के युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। महाकवि भूषण कहते हैं, बड़े बड़े नगाड़ों के बजाए जाने से उत्पन्न नाद को सुनकर, ध्वनि को सुनकर हाथियों की सेना मदमस्त हो चुकी है, और उनके कनपटी से बहने वाले मद की मात्रा इतनी अधिक है मानो वह मद बह बहकर नदी और नालों में मिला जा रहा है। हाथियों की सेना मदमस्त होकर संसार की गलियों गलियों में फैल फैल कर खलबली मचाते हुए, कोलाहल मचाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और हाथियों की आपसी ठैल पैल अर्थात आपसी धक्का मुक्की से बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े शिलाखंड भी अपने स्थान से उखड़े हुए चले जा रहे हैं।
महाराज शिवाजी की सेना के चलने से उड़ती हुई धूल के गुबार के कारण, धूल के बादलों के कारण आकाश में चमकता हुआ तरण सूर्य भी तारों के समान छोटा और टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है, और पृथ्वी पर स्थित पारावार अर्थात समुद्र भी पारे की बूंद के समान पृथ्वी पर हिलता हुआ महसूस हो रहा है। तो प्रिय छात्रों, ये शिवा शौर्य के प्रथम छंद का अर्थ और व्याख्या हुई। अब हम इसके दूसरे छंद की तरफ चलते हैं और उसकी अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। ये भी मनहरण कवित्व है, उसी तरह से पढ़ा जाएगा कि बाने फहराने खहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत छंद में महाराज शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है। युद्ध करने के पहले ही रास्ते में पड़ने वाले छोटे मोटे नरेश, राव, राणा महाराज शिवाजी से घबराकर अपने राज्य को छोड़कर भाग गए और वह राज्य भी महाराज शिवाजी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। कवि कहता है कि बाने फहराने, बाना का अर्थ होता है झंडा, बाने फहराने शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे, घहराने घंटा गजन के, हाथियों के गले में पड़े हुए बड़े बड़े घंटे हाथियों के मदमस्त होकर आगे बढ़ने के कारण घनघोर ध्वनि में बज उठे, और ना ही ठहराने राव राणे देश देश के। राव और राणा उस समय राजाओं की उपाधि हुआ करती थी। कवि कह रहा है कि ना ही ठहराने राव राणे देश देश के, देश देश के राव और राणा उपाधिधारी नरेश महाराज शिवाजी की सेना के आगे टिक नहीं सके, वे भग खड़े हुए। नग भहराने, बड़े बड़े पर्वत अपने स्थान से उखड़ गए। ग्राम नगर, गांव के गांव, नगर के नगर, पराने सुनी, छोड़कर गांव के नगर पराने अर्थात भग गए, और पराने सुनी का अर्थ हुआ कि महाराज शिवाजी के युद्ध जीतने के प्रण को सुनकर, महाराज शिवाजी के युद्ध जीतने के प्रण को सुनकर बड़े बड़े पर्वत भी अपने स्थान से धराशायी हो गए, भरा गए। इसका एक अर्थ ये भी हम ले सकते हैं कि बड़े बड़े पर्वत अर्थात बड़े बड़े सूरमा जो अपने आप को बहुत ही अधिक ताकतवर समझते थे, वो भी भरा गए, वो भी धराशायी हो गए, अर्थात वो भी अपने नगर को छोड़कर भग गए। गांव के गांव, नगर के नगर खाली हो गए। वहां रहने वाले लोग महाराज शिवाजी के प्रण को सुनकर गांव और नगर छोड़कर भग गए। बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, महाराज शिवाजी के जहां पर भी निशाना अर्थात नगाड़ा बजा, तो वहां पर उनके नगाड़ों के बजने से उनके प्रण को सुनकर बड़े बड़े पर्वत भी धराशायी हो गए, अर्थात बड़े बड़े राजा भी जो अपने आप को महाबलिष्ठ ताकतवर समझते थे, वो भी भरा गए, अर्थात वो भी भग खड़े हुए, और गांव के गांव, नगर के लोग अपने ग्राम और नगर को छोड़कर भाग गए। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथियों के कुंभ पर जो हाथी के पीलवान और युद्ध करने वाले के लिए एक विशेष स्थल बनाया जाता था, उसे हौदा कहते हैं, जहां पर पीलवान बैठता था और युद्ध लड़ने वाला
वीर सेनापति या सैनिक बैठता था। तो हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। प्रिय छात्रों, ये हौदा इतने अधिक कसकर बांधा जाता था कि वो अपने स्थान से हट नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी महाकवि भूषण कल्पना कर रहे हैं कि हाथियों की सेना इतनी मस्त थी, इतनी मस्ती में आगे बढ़ती जा रही थी कि हाथियों के पीठ पर बंधे हुए हौदे भी अपने स्थान से, कुंभ स्थान से, हाथियों के कुंभ स्थान से, कुंजर माने हाथी, हाथियों के कुंभ स्थान से खिसक गए और भौन को भजाने आली छूटे लट केस के। हाथियों के हौदे तो ढीले हो गए, अपने स्थान से सरक गए, लेकिन हाथियों के कनपटी से, गंडस्थल से जो मद बह रहा था, उस मद के रस का पान करने के लिए भौरे एकत्रित हो गए थे। और वो भौरे भी अपने घरों अर्थात अपने वन की तरफ भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वे भौरे ऐसे लग रहे थे कि मानो आली छूटे, आली का अर्थ है भौरे, आली छूटे लट केस के भागते हुए भौरे ऐसे लग रहे थे कि मानो बालों की लटें खुलकर लहरा रही हों। लट केस, केस माने बाल, मानो बालों की लटें खुलकर लहरा रही हैं। मतलब यह है कि मदपान करने के लिए इकट्ठे हुए भौरों के दल केस की तरह, बाल की तरह प्रतीत हो रहे थे। पर जब घंटों और नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि हुई तो हाथियों की तेज चाल से घबराकर वह भागना शुरू किए। तो ऐसे लगे कि जैसे अली छूटे लट केस के, जैसे हाथियों की लट छूट गई हो और हवा में लहरा रही हो। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, सेना के चलने की धमक से पृथ्वी को जो धारण करता है कमठ अर्थात कच्छप, कच्छप की कठोर पीठ भी फट गई, करारे फूटे, विदीर्ण हो गई। केरा के से पात बिहराने फन शेष के। और यह भी माना जाता है कि शेषनाग ने इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया है। तो महाराज शिवाजी की चतुरंगिणी सेना की धमक से केरा के से पात बिहराने फन शेष के, शेषनाग के फन भी केले के पत्तों जैसे चिर गए। प्रिय छात्रों, एक बार इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। शिवाजी की सेना के झंडे फहराने लगे। हाथियों के घंटे की घनघोर ध्वनि चारों तरफ सुनाई देने लगी। देश देश के राव और राणा उपाधिधारी राजा महाराज शिवाजी की सेना के आगे टिक नहीं सके। माजत निशाने शिवराज जू ने रदेश के, जहां भी महाराज शिवाजी के सेना के नगाड़े बजे, उन नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर और उनके प्रण को सुनकर बड़े बड़े पर्वत भी धराशायी हो गए। गांव और नगर के लोग अपने गांव और नगर को छोड़कर भाग खड़े हुए। हाथियों के पीठ पर बंधे हुए हौदे भी हाथियों के अत्यधिक मदमस्त होने के कारण अपने स्थान से खिसक गए और हाथियों के कनपटी से बहने वाले मद का पान करने वाले भंवरे जो उसके बाल के समान जुटे हुए काले काले महसूस हो रहे थे, हाथियों के भगने के कारण वो भी अपने वन प्रदेश में भगने लगे। तो ऐसा लगा कि जैसे हाथियों के बाल की लटें छूट गई हों और हवा में लहरा रही हों। महाराज शिवाजी की चतुरंगिणी सेना के चलने के धमक से इस पृथ्वी को धारण करने वाला कछुआ और की कठोर पीठ भी फट गई, उसमें दरारें फट गईं और इस पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग, शेषनाग के फन भी केले के पत्ते के समान फट गए। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से महाकवि भूषण के शिवा शौर्य से संबंधित एक प्रारंभिक दो छंद की अर्थ और व्याख्या हमने आपको बताई। आपको यह व्याख्या कैसी लगी, इसको
ज़रूर अपने कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।